हमने आपको एक टेबल बनाना बताई थी। टेबल कैसे बनाई थी संक्षेप में जल्दी जल्दी। क्या बोला था हमने? सबसे पहले साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक लिख लो। इसके बाद स्टैंडर्ड एंगल 0, 30, 45, 60, 90 लिख लो। फिर 0 के ऊपर 0, 1, 2, 3, 4। फिर सबको 4 से डिवाइड कर दो। 4 से 0 0 आया, 4 से 1 1/4, ये 1/2, ये √3/4, 4 1। फिर हमने 0 का रूट लिया 0, 1/4 का रूट 1/2, 1/2 का 1/√2, 3/4 का √3/2, 1 का 1। और इसको हम उलट के लिख दो 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। हमें केवल इतनी ही टेबल चाहिए। क्यों? हमें साइन और कॉस की वैल्यू आ गई ना, बस। मान लो कोई ने हमसे पूछा कि कोसेक 0 क्या है, तो हमें लगता है कोसेक 0 होता ना साइन का व्युत्क्रम, साइन का रेसिप्रोकल होता। बताओ 0 का व्युत्क्रम क्या होगा? नॉट डिफाइंड। 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड होगा। साइन 30 का मान 1/2 है, तो कोसेक 30 क्या होगा? साइन 30 का उल्टा। इसी प्रकार साइन 45 का मान 1/√2 है, तो कोसेक 45 √2 होगा। साइन 60 √3/2 है, तो 2/√3 साइन 91 इसका उल्टा। इसी प्रकार कॉस के उल्टे सेक होते हैं। बताया था ना? tan का निकालना साइन अपॉन कॉस। ये तो देखो यहाँ पे इसको tan 0 क्या होगा? साइन 0 की वैल्यू ये है, ये वैल्यू 0/1 0। बताओ tan 30 क्या होगा? साइन 30 अपॉन कॉस 30, ये कट गया 1/√3। tan 45 क्या होगा? 1/√2 अपॉन 1/√2 यानी 1। tan 60 क्या होगा? 2 से 2 कट गया √3। tan 90 क्या होगा? 1/0 1/0 नॉट डिफाइंड। इसको उलट के लिख दो, कॉट आ जाएगा। या कॉट तो यही पता है ना, कॉट थीटा तो cos थीटा अपॉन sin थीटा होता। cos थीटा की वैल्यू है sin थीटा की वैल्यू से भाग दे देंगे तो cot की वैल्यू आ जाएगी। सब लोग सोच रहे होंगे कि एकदम से रट्टा घलवा दिया, ऐसा सब लोग करते हैं। मान लो अगर एक टेबल बनाना भूल जाए फिर क्या होगा? इसके लिए एक हम सबसे पहले से हम आज 30 और 60 की वैल्यू हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ले लिया, ये समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। लेट इसकी जो साइड है वो 2a है। अच्छा ये पता है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री का होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एंगल कितने डिग्री का होता? तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ये तो जानकारी है ना। हमने क्या किया, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऑन BC। ड्रॉ परपेंडिकुलर AD ऑन BC। ठीक है। यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें ये भी पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो मीडियन भी होती है। अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ध्यान रखना, यदि समबाहु त्रिभुज है ना, और समबाहु त्रिभुज में यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, लंब डालें, तो ये मीडियन होती है, ये एंगल बाइसेक्टर होता है। ध्यान रखना, ये केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए है। ये मीडियन भी बन गया। मीडियन जानते हो ना, मीडियन मध्यिका। मध्यिका का मतलब जो अपोजिट साइड है वो बाइसेक्ट हो जाती है। ये पूरी 2a की थी ना, तो ये बचेगी a की और ये भी बचेगी a की। हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है, जो लंब होता है ना, वो मीडियन भी होता है। तो ये 2a थी ना, 2a, तो ये a हो जाएगी, a हो जाएगी। मीडियन होगी ना, किसी वर्टेक्स से हम मीडियन ड्रॉ करते हैं ना, तो जो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर देती है, अर्थात ये 2a है ना, तो ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा।
जो मध्य का सामने वाली भुजा को समद्विभाजित कर देती है। ये 2a है ना, तो ये a हो गया, ये a हो गया। अब हम क्या करेंगे बताओ, ये हमने बोला था ना कि ये एंगल बाइसेक्टर भी होती है, तो ये 30 का हो गया और ये भी 30 का हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें अपोजिट साइड पर, तो ये मीडियन बन जाएगी, तो ये ए हो गया। 90 तो है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 90 का हो गया। ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है, इसने एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया तो ये 30 का हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें समझ में आ गया कि ए भी कितनी है, ए, ये कितनी है, ए, और ये परपेंडिकुलर। अकेले हम इस ट्रायंगल की बात करें तो हम पहले ये देखेंगे इस एंगल के लिए, एंगल बी के लिए हमें हाइपोटेन्यूस दे दिया और पाइथागोरस ट्रिपल लगा के हम एडी निकाल लेंगे। इन ट्रायंगल ABD समझ में आ रहा, हम निकाल लेंगे, हम इसमें पाइथागोरस ट्रिपल लगा देंगे। AD स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ये BD है, ये D है, ये पूरी साइड 2a थी, समझ में आ रहा, ये पूरी साइड 2a है, ये 2a है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, ये 30 का हो गया, ये मीडियन भी होगी तो ये ए की भी होगी, ये परपेंडिकुलर तो है ही। समझ में आ रहा ना, ये 90 एंगल 30। अब हमसे पूछ लो यहाँ पे AD स्क्वायर का मान, AD स्क्वायर, AB कितना है, AB है 2a का स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर, AB कितना है 2a उसका 4a स्क्वायर माइनस BD कितनी है a स्क्वायर, BD है a तो a स्क्वायर, AD स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर आ गया, AD स्क्वायर का इक्वल आ गया 3a स्क्वायर, तो AD क्या होगा, अंडर रूट निकाल दो, 3 का तो 3√3 होगा, a स्क्वायर का a, तो AD बराबर आ जाएगा a√3, AD की वैल्यू आ गई a√3। इस प्रकार एक ट्रायंगल लगा, इस ट्रायंगल को, इतने ट्रायंगल को यहाँ बना दें थोड़ा साफ, ये ऐसे बना दिया, ये यहाँ लिखा था A, यहाँ लिखा था B, यहाँ लिखा D, ये 90 का है और यहाँ इसकी लेंथ लिखी है a√3, अब ये लिखा नहीं a√3, यहाँ लिखा 2a, यहाँ लिखा e, देखो BD था। अब यहाँ लिखा था 60, याद है, ये 90 का है, एंगल 30 का एंगल बाइसेक्टर था ना। अब बोल लो, यहाँ से अगर मुझसे पूछा जाए, हमने लेयर के में पढ़ा था ना, बताओ sin 60 की वैल्यू चाहिए ना, क्या होता sin 60, यहाँ पर थीटा क्या है 60, थीटा क्या है 60, तो sin 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, AD अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है, AB है, sin 60 इक्वल टू AD है a√3 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 2a है, a से a कट गया, इस प्रकार sin थीटा इक्वल टू आएगा √3/2, sin 60 का मान √3/2 आएगा। बोलो cos 60 चाहिए क्या, चलो आ जाओ, cos 60 क्या होता, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंगल ये है ना 60, तो ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा, cos 60 बराबर क्या होगा, BD अपॉन AB, cos 60। अभी हम cos 60 की वैल्यू निकालना सीख रहे हैं, ये तो पता है कि नहीं, हम cos 60 का मान कैसे निकाल दिया, ये तो हमने बोला एक ट्रिक से हमने इस टेबल को याद कर लिया है, हम गलत तो नहीं पढ़ा है, कैसे पता आपको हम गलत नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपको तो पता है sin 60 का मान सही में √3/2 होता है, गलत तो नहीं पढ़ा है ना, तो ये है sin 60 √3/2। अगर हम पहले ये पढ़ा देते, ठीक है ना, तो आपको लगता है कि क्या सही में sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, लगता ना। हमने पहले टेबल बताई, फिर अब इसको ये बता रहे हैं, आगे चल के 11वीं क्लास में इसी टेबल को बनाने की हम सर्कुलर सिस्टम भी सिखाएंगे कि सर्कुलर सिस्टम क्या कहलाता है, ठीक। चलो cos 60 आ जाओ, cos 60 बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस
बेस है ए, हाइपोटेन्यूस ए अपॉन 2a, ए से ए कट जाएगा तो cos 60 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। tan 60 की निकाल लोगे ना आप, tan 60 a√3 अपॉन ए आएगी कि नहीं आएगी? नहीं समझ में आ रहा, यानी √3 बोलो। cos 60 की tan 60, अब तो पता चल गया ना cos tan का उल्टा होता है ना, तो cos 60 क्या होगा? tan 60 का उल्टा। बताओ sec 60 कितना होगा? cos 60 का उल्टा। कर लोगे ना? इस प्रकार से हम sin 60, cos 60, tan 60, sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3 आएगी। करके देख लेना, tan 60 a√3 अपॉन a परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा कि नहीं आएगा? हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मान लो हमसे कोई बोले कि 30 की वैल्यू निकालो, कि sin 30 तो ये तो है, अब बताओ ये 30 है, ये 30 तो परपेंडिकुलर a हो गया ना, हाइपोटेन्यूस 2a हो जाएगा, बेस एंगल 30 के लिए, एंगल 60 के लिए परपेंडिकुलर a√3 था, हाइपोटेन्यूस 2a था और बेस a था। एंगल 60 के लिए बताओ, एंगल 30 के लिए बताओ क्या होगा? एंगल 30 के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस ये हाइपोटेन्यूस। चलो देखो sin 30 बताओ, sin 30 बराबर क्या होगा? BD अपॉन AB, BD अपॉन AB, sin 30 BD अपॉन AB, BD है sin 30 BD का मान है A, है ना, BD का मान A है और ये 2A है, तो ये 1/2 आ जाएगा। आ गया sin 30 का मान 1/2, सही पढ़ाया ना? sin 30 की वैल्यू 1/2 होती कि नहीं होती? sin 30 की वैल्यू 1/2 होती कि नहीं होती? ठीक है, चलो अब आ जाओ cos 30। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और 30 के लिए बेस क्या है? AD, और हाइपोटेन्यूस क्या है? 2a। AD अपॉन AB cos 30। बताओ cos 30 AD की वैल्यू कितनी दी है? a√3, ठीक है ना, अपॉन AB की वैल्यू कितनी दी है? 2a, a से a कट गया तो cos 30 की वैल्यू कितनी आई? cos 30 का वैल्यू आया √3/2। देखो ये है cos 30 √3/2। इसी प्रकार मान लो हमें tan 30 निकालना है, tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस a अपॉन a√3 तो अपॉन √3 आ जाएगा। cos 30 सबको पता tan 30 का उल्टा होता है। इस प्रकार हम 60 और 30 की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड हमने 2a मानी तो ये 2a, ये 2a, ये 2a, हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इक्विलैटरल ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज में यदि हम किसी अपोजिट साइड पे तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो वो मीडियन भी होता है, वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है, कोण का अर्धक भी होता है। इसलिए 30 हो गया, इसलिए ये 2a थी तो ये a हो गई। बताओ ये 2a है, ये a है, पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले हमने AD की वैल्यू निकाल ली, AD की वैल्यू निकाल ली। AD की वैल्यू है, देखो AD है एंगल B के लिए AD लंब है, AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, और हमने AD की वैल्यू निकाल के इतना चित्र हमने अलग से बना दिया। ये 30 इससे निकाल लो sin 60 cos 60 tan 60, ठीक, sin 30 है, समझ में आ गया ना? यहीं पर ये 30 और 60 की वैल्यू हो गई। अब आपको हम 45 की वैल्यू और 90 की वैल्यू कैसे आती है, 0 की वैल्यू कैसे आती है, ये सिखाएंगे अगले उसमें, ध्यान। अभी हमने आपको sin 30 की वैल्यू कैसे निकालें, cos 30 की वैल्यू कैसे निकालें, tan 30 की वैल्यू कैसे निकालें, sin 60 की वैल्यू कैसे निकालें, cos 60 tan 60 की वैल्यू कैसे निकालें, हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेके आपको समझाया था, देखा था ना? यदि हमें sin 45 की वैल्यू निकालना है, cos 45 की वैल्यू निकालना है, तो हम एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। ये है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी दो साइड इक्वल हो और एक एंगल राइट एंगल एट बी,
ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जो राइट एंगल एट बी, जो बिंदु बी पे राइट एंगल है, समकोण है। लेट जो इसकी इक्वल साइड है, आइसोसेलेस है ना, तो इसकी टू साइड इक्वल होंगी। समद्विबाहु तो इसकी दो भुजाएं बराबर होती कि नहीं? आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं। तो हमने और क्योंकि ये आइसोसेलेस राइट एंगल भी है, तो राइट एंगल एट बी, ये बिंदु बी पे राइट एंगल भी है, आइसोसेलेस भी है, राइट एंगल भी है। समझ में आया ना? हमने मान लीजिए इसकी जो इक्वल साइड है, जो राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल इसकी दो साइड इक्वल होंगी। हमने मान लिया कि लेट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू एक्स, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ये, समद्विबाहु समद्विबाहु, इसकी दो साइड इक्वल है, ये पता है ना? तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ये, ध्यान रखना। ये वाला एंगल तो 90 डिग्री का हो गया, क्योंकि ये समद्विबाहु भी है, आइसोसेलेस भी है, तो ये वाले एंगल 45 के होंगे। यदि बी कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल तो ये हो गया 90 का, क्योंकि ये आइसोसेलेस है। तो ये और ये एंगल 45 के होंगे। ये तो समझाना नहीं पड़ेगा क्यों होंगे। मान लो ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये भी थीटा होगा ना। इक्वल साइड, ये वाली साइड इक्वल है ना, तो इक्वल साइड अगर दी है तो ये अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होते हैं, ये तो पता है कि नहीं पता? अगर साइड इक्वल है तो इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होंगे। अगर हम इसे थीटा मान लें तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा और ये कितना था? 90। ये तो पढ़ाया था ना हमने 9th में, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये तो बताया था ना। तो हम इसको थीटा प्लस 90 इक्वल टू 180, तो 2 थीटा इक्वल टू 90, ये माइनस हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 45, ऐसे लिखा। ये 45 आ गया, ये आगे कितना? थीटा 45 आ गया। इसको बताने की जरूरत नहीं है। 45 आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है। हमने मान लिया ये एक्स एक्स है, ठीक है, ये अपोजिट साइड है, ये मैं ये एक्स मान ली, तो ये हमने एक्स मान ली, और ये एंगल है, ये 45 हो गई, ठीक है। अब आ जाओ यहां से, हमने देखा एंगल सी के लिए, हमें परपेंडिकुलर पता चल गया और बेस पता चल गया। हम पाइथागोरस प्रमेय से हाइपोटेन्यूज ज्ञात कर लेंगे। हमने मान लिया कि माना ए बी इक्वल टू एक्स, आइसोसेलेस राइट एंगल है ना, ये हमने एक्स माना तो ये भी एक्स होगा ना, और ये 45 होंगे कि नहीं होंगे? ठीक, क्या करेंगे? पहले हम ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बताओ AC स्क्वायर, AB कितना है? x, x स्क्वायर प्लस BC कितना है? x स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, AC इक्वल टू आएगा x रूट 2, वर्ग इसका स्क्वायर रूट ले लिया, 2x स्क्वायर का, 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा? रूट 2, और x स्क्वायर का क्या होगा? x। तो AC आ गया अपना x रूट 2। अब बताओ ये एंगल 45 है, हम sin 45 की वैल्यू बताएं। sin 45 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 45 क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan 45 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। निकाल लोगे ना कैसे? sin 45 इक्वल टू 45, परपेंडिकुलर क्या होगा? AB अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होगा? AC। sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा कि नहीं होगा? तो sin 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर AB है, हाइपोटेन्यूज AC है, AB का मान x, AC का मान x रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 आ गया। तो sin 45 का मान है। अब cos 45 का मान निकालें। cos 45 होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है BC और हाइपोटेन्यूज है AC। BC का मान x, हाइपोटेन्यूज x रूट 2, तो ये आ गया 1 अपॉन रूट 2। tan 45 का मान निकालना। tan 45
परपेंडिकुलर AB अपॉन BC x अपॉन x इक्वल टू 1 होगा। इसी प्रकार आप cot 45 sec 45 cosec 45 के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। सही पढ़ाया कि नहीं चेक करिए, बताओ। sin 45 का मान 1/√2 पढ़ाया था, cos 45 का मान 1/√2 पढ़ाया था, tan 45 का मान 1 पढ़ाया था। आगे और निकाल लेना, cosec 45 निकालना, उलट दो cosec 45 √2, sec 45 निकालना, उलट दो √2, tan 45 निकालना, cot 45 निकालना, cot tan का उल्टा 1 का उल्टा 1 ही होगा, तो cot 45 का मान 1 आ जाएगा। इस प्रकार आप 45 डिग्री के एंगल कैसे निकालेंगे वो निकालिए। अब हम आपको बताएंगे कि 0 और 90 के मान कैसे निकाले जाते हैं इन बोथ आर्डर। अब हम आपको बताएंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। एंगल तो जानते हो ना, अपन लोगों ने पढ़ा होगा कि OX लाइन, इसे बोलते हैं इनिशियल लाइन, इनिशियल साइड, ठीक, ये इनिशियल साइड कहलाती और इसे बोलते हैं टर्मिनल। हमने इनिशियल साइड को ऐसे रोटेट किया, इनिशियल साइड को ऐसे रोटेट किया OY का, तो इसे बोलते हैं टर्मिनल साइड। ये इनिशियल साइड है, हमने O के अबाउट इसको हमने इनिशियल साइड को यहां तक रोटेट कर दिया, तो इसे बोलेंगे हम टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल थीटा है। ये इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच का एंगल हमने मान लिया कि ये एंगल थीटा है, ठीक है। हमने टर्मिनल साइड पे एक पॉइंट लिया P, और P से हमने इस पे एक इनिशियल साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया PM, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इससे अगर हमसे पूछा जाए इन ट्रायंगल OPM, हमसे पूछा जाएगा कि sin थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो sin थीटा इक्वल टू होगा PM अपॉन OP, होगा कि नहीं होगा। cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, OM अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, OM अपॉन OP होगा। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू होगा PM अपॉन O। बस इसको हमें ध्यान रखना है। पहले हम बताएंगे आपको जीरो की वैल्यू निकालना बताएंगे। सोचो ये जीरो एंगल कब होगा, जब ये हम एंगल छोटा करते जाएंगे। ये एंगल है ना, अभी थीटा है तो उसकी कुछ वैल्यू दी है, इसको हम मान लो छोटा करते जा रहे हैं, एंगल छोटा हो जाएगा। देखो एंगल छोटा हो गया तो ये PM की वैल्यू अपने आप घटती जा रही। फिर देखो ये एंगल छोटा हो गया ना इससे, तो ये PM की वैल्यू घट गई नहीं। हमें एंगल को और छोटा करना है, देखो एंगल और छोटा कर दिया हमने, ये और छोटा हो गया, तो ये PM की वैल्यू देखो जी, PM की वैल्यू और छोटी होती है, होती जा रही है। अब बताओ जो एंगल, ये एंगल और घटते घटते और पतला करते हुए ये हो गया इतना, ये थीटा है तो PM की वैल्यू और छोटी हो गई। और जब थीटा 0 हो जाएगा, जब ये थीटा है ना, ये थीटा जब 0 हो जाएगा तो P पॉइंट M पॉइंट पे लाई करेगा। ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट है M पॉइंट पे आ जाएगा, यानी थीटा टेंड्स टू 0। जब थीटा 0 की हो जाएगा अर्थात थीटा की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो जो OP है वो काय के इक्वल हो जाएगी, OP है और PM के OM के इक्वल हो जाएगी, OM के इक्वल हो जाएगी। OP और OM आपस में इक्वल हो जाएंगे। ध्यान रखना OP और OM का इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अब जैसे जैसे ये एंगल छोटा हो जाएगा PM की वैल्यू छोटी होती जा रही, और जब थीटा 0 हो जाएगा, जब थीटा 0 हो जाएगा, ये जब थीटा 0 हो जाएगा तो एंगल 0, इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब OM और OP एक ही बात हो जाएगी, OM इक्वल टू OP हो जाएगी और PM की वैल्यू 0 हो जाएगी। चलो अब आ जाएगा, जब थीटा इक्वल टू 0 होगा
हमसे पूछा जाए साइन 0 बराबर क्या होगा, तो हमने तो फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन थीटा होता है पीएम अपॉन ओपी। ठीक, साइन थीटा होता है पीएम, क्योंकि साइन थीटा होगा पीएम अपॉन ओपी। तो बताओ पीएम कितना है, जब थीटा 0 हो जाएगा तो हमने क्या बोला था कि जब थीटा 0 हो जाएगा ना, जब थीटा पहले ये था फिर और छोटा हो गया और छोटा हो गया तो पीएम भी छोटा होता जा रहा था, और जब थीटा और छोटा हुआ तो पीएम और छोटा हो गया। लेकिन जब थीटा 0 हो गया तो जो इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन एक ही बात हो गई है, इनिशियल लाइन टर्मिनल लाइन, और ये पी पॉइंट है कहाँ आ गया, एम पॉइंट पे कोइंसिडेंट हो गया, पी पॉइंट एम पॉइंट पे कोइंसिडेंट हो गया। यानी जब थीटा 0 होगा तो OM और OP आपस में इक्वल हो जाएंगे, और जो PM था ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन हमें तो पता है साइन थीटा बराबर PM अपॉन OP होता। बताओ थीटा 0 है तो PM की वैल्यू कितनी है, जब थीटा 0 है तो PM की वैल्यू 0 है अपॉन OP। OP कितना है, OP को OP लिख दो। अब 0 में किसी भी संख्या से जब डिवाइड करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। समझ में आया? cos 0 का मान निकालो, चलो cos 0 का मान निकालने चले। क्या पढ़ाया था हमने, cos थीटा का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बोला था कि नहीं बोला था? और जब थीटा 0 है, जब थीटा 0 है तो cos 0 इक्वल टू क्या होगा, OM अपॉन, पता है ना हमने बोला था cos OM है वो OP के इक्वल होगा, यानी OP का इक्वल होगा। जब ये थीटा 0 हो जाएगा, जब थीटा 0 तो हमने क्या बोला था, ये OP है ना, वो OM पर लाई करेगा, OP और OM कोइंसिडेंट हो जाएंगे जब थीटा 0 होता रहेगा। ये OP है वो OM के इक्वल हो जाएगा, तो OP को क्या लिख देंगे हम, cos थीटा होगा OM अपॉन OP, OM को जगह से लिख दिया, OP का इक्वल हो जाएगा OM के। इस प्रकार cos 0 का मान बन होगा। नहीं समझ में आया होगा? फिर देखो अभी हमने बोला ये थीटा है ना, ये इनिशियल लाइन है, ये टर्मिनल लाइन है, इनके बीच का एंगल थीटा है। टर्मिनल लाइन पे हमने एक पॉइंट दिया था P, इससे हमने स्पेलम ड्रॉ कर दिया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया था। हमने ये बोला कि जैसे जैसे हम थीटा को छोटा करते जा रहे हैं तो PM छोटा होता जा रहा है, देखो होता जा रहा है, PM छोटा होता है, और जब हमको थीटा भी थीटा छोटा होगा और थीटा को 0 ही कर दें, जब हम थीटा को 0 कर दें तो जो OP OM की कोइंसिडेंट हो जाएगी, OP और OM ऐसे लाइन करेंगे ऐसे, OP यानी इसका मतलब ये कह रहा है कि PM तो 0 हो गया, देखिए ये P है ये M है, तो PM तो 0 हो जाएगा, और ये OP OM पर लाई करेगा तो OP और OM इक्वल हो जाएंगे, OP और OM इक्वल हो जाएंगे जब थीटा 0 होगा। जब थीटा 0 होगा तो क्या होगा, OP और OM इक्वल हो जाएगा और PM 0। अच्छा बताओ हमें cos थीटा निकालना, क्या बोला था हमने, OP और OM इक्वल है, OP और OM इक्वल है बोला था ना हमने। जब थीटा 0 होगा cos 0 की वैल्यू निकालने आएगी तो OP और OM तो आपस में इक्वल है। जब OP और OM इक्वल है, इक्वल में इक्वल नंबर का भागेंगे तो 1 नहीं आएगा, cos 0 1 हो गया। बताओ tan 0, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, PM अपॉन OM। अपन को पता है tan 0 की वैल्यू निकालना है, हमें पता है कि थीटा 0 हो जाएगा तो PM तो 0 हो जाएगा, ये लिखा है देखो, थीटा 0 तो PM 0, OP OM के इक्वल होगा, PM 0 होगा। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होगा, PM अपॉन OM, PM की वैल्यू 0 है अपॉन OM कुछ भी हो, 0 पर किसी भी नंबर से डिवाइड करें 0 आएगा। इस प्रकार हम sin 0, cos 0 और tan 0 की वैल्यू निकाल चुके हैं। समझ में आया? अब हम निकालेंगे sin 90, cos 90, सेम। अभी हमने आपको sin 0, cos 0, tan 0 की वैल्यू निकालना सिखाया। अब हम आपको ये अभी आपने समझा होगा कि इसमें थीटा 0 बोला था, थीटा माइनस थीटा को हम घटाते जा रहे थे तो PM छोटा होता जा रहा था, देखा था। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हम अब तो थीटा 90, हम तो sin 90 की वैल्यू चाहिए ना, हमें sin 90 और cos 90 की वैल्यू चाहिए। तो क्या होगा, 90 डिग्री का तो एंगल देखा होगा ना, यहाँ पे हमने थीटा एक्यूट एंगल लिया था, ये हम बताना भूल गए थे। इसमें जो थीटा है वो एक्यूट एंगल था, न्यून कोण था। यहाँ पे हम अब न्यून कोण, न्यून एक्यूट एंगल से राइट एंगल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो टर्मिनल साइड है इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। सोचो
हम इस टर्मिनल साइड को हम पहले यहां ले गए, तो ये P पॉइंट उठ के यहां आ गया, और यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो जो M पॉइंट यहां आ गया, देखा OM छोटी हो गई। एंगल बढ़ाया हमने, जैसे ही एंगल बढ़ाया तो OM छोटी होती जा रही, देख रहा, OM छोटी होती जा रही है एंगल, और एंगल बढ़ाया हमने, और एंगल हमने ये बढ़ाया, ये P यहां आ गया, जी इनिशियल लाइन को हमने, जो इनिशियल लाइन है इसको टर्मिनल लाइन है, टर्मिनल साइड है, इसको तो थोड़ा सा और बढ़ा दिया एंगल बढ़ाने के लिए, तो ये P यहां आ गया। अब बताओ PM OM और छोटी होगी, जब ये राइट एंगल हो जाएगा तो ये राइट, ये M पॉइंट है ना O पे आ जाएगा, ये M और छोटी होती जाएगी, और छोटी होती जाएगी, जैसे जैसे एंगल हम बढ़ाते जाएंगे तो ये OM और छोटी हो जाएगी, और जब ये राइट एंगल हो जाएगा, राइट एंगल तो M पॉइंट O पे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 तो OM 0 हो जाएगा, देखा, ये OM कम होती गई, और जब ये थीटा राइट एंगल हो गया, थीटा 90 डिग्री का हो गया, तो OM तो 0 ही हो गई, और जो P पॉइंट है ना वो यहाँ आ गया, M यहाँ आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, जो M पॉइंट यहाँ आ गया था, इसका मतलब OM और OP आपस में इक्वल हो गई। OP जो OP है, OP और MP आपस में इक्वल। अरे ये पॉइंट O हो गया, जब थीटा अपन बढ़ाते गए तो M इसके और पास आ गया, और पास आ गया, और पास आ गया, और जब थीटा राइट एंगल हो जाएगा ये, तो ये M पॉइंट O बन जाएगा, ये M और O कोइंसिडेंट हो जाएंगे। इस प्रकार OP और MP आपस में बराबर हो जाएंगे, और OM 0 हो जाएगा। ठीक, अब निकाल लो sin थीटा इक्वल टू PM अपॉन OP बोला था, तो sin 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin 90 PM, बताओ sin PM तो OM के इक्वल हो जाएगा, PM और OM आपस में, PM और OM हमने बोला था ना कि जब थीटा 90 हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा तो OP हमने गलत लिख दिया, OP और PM इक्वल होंगे, ध्यान रखना, OP और PM इक्वल होंगे, sin थीटा इक्वल टू क्या होगा, PM अपॉन OP तो PM के इक्वल हो जाएगा, लेकिन भैया बोला ना, जब जो पास आता है तो M यहाँ आ जाएगा 90 पे, जब थीटा 90 हो जाएगा तो M पास आता गया, जब 90 हो जाएगा तो M और O एक ही बात हो जाएगी, इसका मतलब OP और MP कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो sin 90 बराबर क्या होगा, PM अपॉन OP तो PM के इक्वल होगा, जब थीटा 90 है तो OP को तो हम PM लिख सकते, तो sin थीटा इक्वल टू PM अपॉन PM यानी 1 हो जाएगा, sin 90 का मान 1 हो जाएगा। अब आ गया cos 90, बताओ cos थीटा इक्वल टू होता OM अपॉन OP, बोला था ना हमने, और जब थीटा 90 होगा, तो OM क्या होगा, OM तो 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं, अपॉन OP कुछ भी हो 0। नहीं समझ में आया, एक बार फिर हम समझाएं, हमने भी आज बोला था कि ये ऐसा थीटा है, ये P, ये M है, ये थीटा है, अभी हम बोल रहे हैं ना कि ये थीटा, जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाएंगे तो ये देखो OM की वैल्यू पहले ये थी, फिर ये थी, और थीटा बढ़ा दिया, OM की वैल्यू और घटती जा रही, जब थीटा 90 हो जाएगा, जब थीटा 90 हो जाएगा, जब ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, जो M पॉइंट है वो O पे कोइंसिडेंट हो जाएगा, इस स्थिति में OM 0 हो जाएगा, और जो OP है वो PM के इक्वल हो जाएगा। क्या फॉर्मूला पढ़े थे, sin थीटा इक्वल टू बनने पड़ा था, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस PM अपॉन OP, लेकिन जब थीटा 90 है तो PM तो OP के इक्वल होगा, PM और OP कैसे हैं, इक्वल, जब ये दोनों इक्वल हैं तो sin थीटा इक्वल टू क्या होगा, PM अपॉन OP को हमने PM लिख दिया, 1 हो गया। cos थीटा क्या होगा, cos थीटा OM अपॉन OP, हमने बोला जब थीटा 90 है OM तो 0 होगा, जब OM 0 है, नीचे कुछ भी रहे, उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा। सबको बताओ
tan 90 sin 90 अपॉन cos 90 होता है। ये sin 90 cos 90 नॉट डिफाइंड, cos 90 tan 90 का या cos 90 अपॉन sin 90 जीरो लो, cos 90 कैसे भी निकाल सकते हैं। फिर अब निकालना आपको sec 90 cos 90 का अपोजिट होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक। और tan 90 इसमें इसका cot अपन को निकालना है cosec 90 sin 90 का अपोजिट यानी 1 होगा। इस प्रकार से पूरी टेबल हमें, ये टेबल जो हमने आपको समझाई थी, ये सब इसलिए कि इसका कोई महत्व नहीं है, इसका कोई हाँ मन में आता कि क्या ये पेड़ पर उग के आएगा ये मान, तो ये अपना मन शांत करने के लिए हमने ये बता दिया कि अपन को ऐसे भी सीख सकते हैं। 0 और 90 में थोड़ा सा ध्यान रखना, 0 और 90 के मान निकालने में बहुत परेशानी होती है, थोड़ा सा ध्यान रखना। इस प्रकार से हम इस टेबल को कई बार आज के चैप्टर को कम से कम 4-5 बार देखना, क्योंकि ये हमारे पूरी त्रिकोणमिति का हार्ट कहलाता है, हृदय है। इसके बिना हम आगे बढ़ना मुश्किल है, इसलिए बहुत अच्छी तरह से पढ़े। ठीक है, धन्यवाद।